नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त महावीर चौधरी आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में हमने पढ़ लिया था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अपने दो भागों में बांटा था। एक तो कौन सा था? शुष्क मरुस्थल, और एक था अर्ध शुष्क मरुस्थल। हमने शुष्क मरुस्थल का पहले अध्ययन किया बढ़िया तरीके से। आज हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में। अर्ध शुष्क मरुस्थल को टोटल 4 भागों में हमने विभक्त किया था, यानी घग्गर का मैदान, उनके बाद में शेखावाटी प्रदेश, उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि, और फिर लूणी बेसिन। तो कल हमने पढ़ा था घग्गर बेसिन के बारे में। आज नेक्स्ट हम बात करेंगे यानी राजस्थान शेखावाटी प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अपना पश्चिमी मरुस्थल है, उनकी पूर्वी सीमा है वो कितना सेंटीमीटर है, पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा है वो कितना सेंटीमीटर वर्षा रेखा निर्धारित करती है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था, थोड़ा वहीं से चर्चा करूंगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये आपका कुछ ज्ञान भी वहाँ एग्जाम में काम करता है। कैसे काम करता है? जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ती है, तो ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ती है या घटती है, कैसे भी पूछ सकता है। तो अगर आपको पूछे तो यानी ये कौन सी दिशा है? ये पश्चिमी दिशा है। ये कौन सी दिशा है? पश्चिमी दिशा है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये जो दिशा है, यहाँ पर ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये होगी इसकी पूर्वी दिशा। ये कौन सी दिशा है? पूर्वी दिशा। अब बात करें हम पूर्वी दिशा और पश्चिमी दिशा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा की मात्रा बढ़ती है, उत्तर देगा उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन में ये आपको, जैसे मैंने ये आपको कल नहीं बताया, आज मैं आपको ये क्वेश्चन मैं ही कर रहा हूं, तो एग्जाम में आपको आएगा तो आपको करना होगा। कैसे करोगे? मैंने आपको सब चीजें समझाई है, उनमें आपका कॉन्टेक्ट, आपका दिमाग थोड़ा आपको भी ब्रॉड यानी खोल के रखना होगा। कैसे? जैसे हम बात करें यहाँ पर, अगर आपको वर्षा की मात्रा के बारे में पूछे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ कितनी सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो निर्धारित होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो पश्चिम सीमा 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बताई थी। सम जो है जैसलमेर के अंदर, वहां 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो इसको निर्धारित करती है। तो यानी 10 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। और यहाँ पर मैंने बताया था यानी अरावली और पश्चिमी राजस्थान जो अलग होते हैं वो किस वर्षा रेखा द्वारा अलग होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि ये वर्षा रेखा कौन सी थी? 50 सेमी वर्षा रेखा थी। ये कौन सी? 50 सेमी वर्षा रेखा ये आपको बता रही है। अब मैंने ये कल आपको नहीं बताया था किस दिशा से किस दिशा की ओर, लेकिन ये सारी चीजें मैंने बता दी थी कि यानी पश्चिमी जो मरुस्थल है उसके पश्चिमी सीमा है वो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित बताया था। उसके बाद में पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित है। ये कौन सी है? ये पूर्वी सीमा है। तो ये सब मैंने आपको बताया था। अब आपका दिमाग काम करना चाहिए कि सर ने ये बताया है, तो मैंने आपको किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ती है ये तो नहीं बताया था। तो स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ 10 सेंटीमीटर है और यहाँ 50 सेंटीमीटर है, तो वर्षा रेखा है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ रही है। यानी कहने का मतलब क्या है? ये उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है? बढ़ रही है। तो यानी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? वर्षा। यानी वर्षा कितने सेंटीमीटर हो रही है? अगर यहां बात करें तो सम में औसतन 10 सेंटीमीटर वर्षा ही होती है। जैसे जैसे अपन अरावली की तरफ जाएंगे, या कह सकते हैं अपन जैसे जैसे पश्चिमी जो मरुस्थल है उसमें पूर्व की ओर जाएंगे, वर्षा है जो वर्षा रेखा है वो बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ पर 10 हो रही है तो यहाँ पर लगभग अपन बात करेंगे जैसलमेर के इस साइड में, तो यहाँ लगभग 25 हो जाएगी, यहाँ पर फिर 40 हो जाएगी, और यहाँ आते आते कितनी हो जाएगी? 50। तो यानी ये किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ रही है?
ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रही है। तो ये आपको कुछ चीजें हैं, ये अपने माइंड से, मतलब हर चीजें यहाँ पर नहीं बताई जाती, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर पहले मैंने जो बताया था उससे ये सोलो हो रहा है। यानी पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा, वर्षा है वो क्या है, वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। क्या है, बढ़ती। यहीं आपको आंधी के बारे में पूछे, आंधियां, अगर आंधियों के बारे में पूछे तो ये आला स्थान के बारे में पूछे तब भी आपको दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। यानी यहाँ पर जो बात करें अपन झालावाड़ की, तो यहाँ पूरे साल में 3 ही बार क्या है, 3 ही दिन अपन मान सकते हैं कि आंधी आती है, और यहाँ पर लगभग गंगानगर में 27 दिन आंधी चलती है। तो कहने का मतलब यहाँ से जैसे जैसे हम दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे, जो आंधियों की संख्या है वो क्या है, बढ़ेगी। ये भी चीज अपने मतलब क्या है, याद रखने योग्य बातें होती हैं। तो यानी आंधियां, तो बता देता हूं मैं आपको, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ती है। यहीं आपको अगर यहां पर आपको अगर पूछे कि यह तो आंधियों से संबंधित हो गया, किस तरफ घटती हैं पूछ ले, तो यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर घटती हैं। ठीक है, अगर आपको बढ़ती हुई पूछेगा तो बढ़ती हुई होगा तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हो जाएगा। किसी भी प्रकार से आपको पूछे, आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे कल घगर नदी के मैदान के बारे में पूछा था। यहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी का जो उपजाऊ मैदान है उसे काठी नाम से जानते हैं। यहाँ पर पीली भूरी मिट्टी है, जो उपजाऊपन मतलब बहुत ज्यादा है उनका, और यहाँ पर सिंचाई होती है, गंग नहर की होती है, इंदिरा गांधी नहर की होती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो घगर नदी का जो मैदानी भाग है वो भी यहाँ पर है। तो यानी यहाँ पर घगर नदी के द्वारा भी सिंचाई होती है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो घगर नदी का जो क्षेत्र है, जो घगर नदी का मैदान माना जाता है, वहां पर राजस्थान में सबसे ज्यादा अन्न पैदा होता है, इसलिए गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। ये बात यहाँ से अपन ने चर्चा की थी। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने चर्चा की थी कि यहाँ पर कृषि के साथ साथ उद्यान यानी जो फलो उद्यान है वो भी बहुत ही चरम सीमा पर है। यहाँ पर किन्नू है, मौसमी है, माल्टा है, इनके बड़े बड़े बागान हैं। और राजस्थान में किन्नू की, माल्टा की, मौसमी की इनकी मंडी भी गंगानगर में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ ने वो फलों के मामले में भी अग्रणी है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, सिंचाई हो रही है। इनके अलावा हमने बात की थी यहाँ पर सेम समस्या के बारे में भी अपन ने चर्चा की थी। सेम समस्या के बारे में मैंने आपको बताया था कि नीचे यहाँ पर क्या है, जिस जिप्सम का जमा हुआ है, जैसे ही बारिश होती है सिंचाई का जो पानी है वो नीचे नहीं जा पाता है जिप्सम के कारण, इसलिए धीरे धीरे जमीन में पानी का लेवल बढ़ जाता है, और एक दिन ऐसा होता है जब जमीन के ऊपर पानी आ जाता है, उसे कहते हैं सेम। और सेम की समस्या सबसे ज्यादा बड़ोपल गांव हनुमानगढ़ के अंदर मैंने आपको बताई थी। और इनके लिए जो कंपनी काम कर रही है वो जीका कंपनी है, वो काम कर रही है। और सफेदा इसके लिए उपयुक्त पौधा माना गया है, क्योंकि वो पानी का सबसे ज्यादा अवशोषण करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन ने घगर मैदान से संबंधित पढ़ी थी। आज हम बात करते हैं शेखावाटी प्रदेश के बारे में। किसके बारे में, शेखावाटी प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों यहां पर अपन बात करेंगे शेखावाटी प्रदेश के बारे में। शेखावाटी प्रदेश, या आपको यहां पर मिल सकता है कांतली बेसिन, कांतली बेसिन भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो घगर जो सॉरी शेखावाटी प्रदेश या कांतली जो बेसिन है वो एक ही चीज है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं शेखावाटी प्रदेश या कांतली प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। तो पहले अपन मैप के द्वारा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो कल यहाँ पर अपन ने 1 नंबर जो था वो पढ़ा था घग्गर का मैदान। क्या पढ़ा था, घग्गर मैदान पढ़ा था।
अब घगर मैदान के बारे में यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, इसे बोलते हैं शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश, ये शेखावाटी प्रदेश है। इसकी क्या विशेषताएं, पहले अपन बात करते हैं इसका क्षेत्र की, कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है। तो यानी शेखावाटी प्रदेश की अगर अपन बात करें तो ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इसकी बात करें चूरू, सीकर और झुंझुनू, इनमें यह फैला हुआ है। अब आप अपन बात करेंगे नीम के थाने की, यानी सीकर और झुंझुनू को काट करके एक नया जिला बना है, उनका नाम है नीम का थाना। तो नीम का थाना दोस्तों इस क्षेत्र में शामिल नहीं है, क्योंकि वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में शामिल होगा। क्योंकि अपन ने जब अपन अरावली का विस्तार पढ़ेंगे तो वो इसमें आएगा। तो यानी शेखावाटी प्रदेश में वही पुराने वाले जिले हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। इनकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो इस शेखावाटी प्रदेश है यहाँ पर फैला हुआ है। अब बात करें यहाँ पर नदी की, तो यहाँ कांतली नदी प्रवाहित होती है, और कांतली नदी का जो बेसिन है उसे तोरावाटी कहा जाता है। कांतली नदी का जो बेसिन है उसे क्या कहा जाता है, तोरावाटी प्रदेश भी इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र है वो तोरावाटी भी कहा जाता है। अब बात करें अपन कांतली नदी की, तो कांतली नदी के द्वारा यहाँ पर क्या होती है, सिंचाई भी होती है। और सिंचाई के अलावा यहाँ पर कांतली नदी का जो बेसिन है वहाँ पर कच्चे कुएं भी हैं। क्या है, कच्चे कुएं। और जो ये कांतली नदी के बेसिन में जो कच्चे कुएं हैं शेखावाटी में, उन्हें जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। यानी अब आपको पूछ ले क्वेश्चन की जोहड़ क्या है, तो यानी कच्चे कुएं। जोहड़ शब्द है वो किससे रिलेटिव है, तो शेखावाटी प्रदेश से रिलेटिव है। शेखावाटी प्रदेश में जो कच्चे कुएं हैं उनको जोहड़ कहा जाता है। ठीक है, और पक्के कुओं को नाडा कहते हैं। यानी पक्के यहाँ पर जो कुएं हैं, पक्के कुएं, उन्हें क्या कहा जाता है, नाडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाडा। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो छोटे तालाब हैं, यानी सिंचाई के लिए छोटे जो तालाब बना रखे हैं लोगों ने खेतों में, उनको बोला जाता है सर। क्या कहा जाता है, सर या सरोवर कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, जोहड़ नाम आ गया इसलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं जोहड़ वाले बाबा या जोहड़ वाले बाबा। तो यानी जोहड़ वाले बाबा, तो जोहड़ वाला बाबा किसको कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र जी को क्या कहा जाता है, जोहड़ वाला बाबा कहा जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र जी, यानी डॉक्टर जो राजेंद्र हैं उनको क्या कहा जाता है, जोड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। अपन एक बात करें कि घोड़े वाला बाबा वो अलग है, यहाँ पर जोड़ वाला बाबा वो अलग है, और घोड़े वाला बाबा की अगर अपन बात करें तो ये है कर्नल टोड। कौन है, कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल टोड है, उसको तो घोड़े वाला बाबा कहा जाता है, और जोड़ वाले बाबा कहा जाता है राजेंद्र साहब। ठीक है, तो राजेंद्र जी को तो जोड़ वाले बाबा हैं, और कर्नल जी टोड जी हैं वो क्या हैं, घोड़े वाले बाबा हैं। तो ये कच्चे कुओं से संबंधित बात होगी। अब अपन नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर सभ्यताएं भी हैं, जो अपन सभ्यताओं में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक सभ्यता भी है, कौन सी, यानी गणेश्वर सभ्यता। चलो वो डिस्ट्रिक्ट ही अलग हो गया, क्योंकि नीम का थाना में आ गई गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता है, और इनके अलावा यहाँ पर तांबे की जो खाने हैं खेतड़ी के अंदर, वो भी नीम का थाना में आ गई। तांबे की बहुत सारी खाने भी हैं यहाँ पर। तो ये जो अपन बात करें तो शेखावाटी जो प्रदेश है इनसे संबंधित बात हो गई। तो इनका प्रदेश का विस्तार कहाँ है, चूरू, सीकर, झुंझुनू के अंदर कांतली नदी यहाँ प्रवाहित होती है। और कांतली नदी का जो क्षेत्र है, कांतली नदी के क्षेत्र को यहाँ पर क्या कहा जाता है, तोरावाटी कहा जाता है। और इन कांतली नदी के द्वारा यहाँ सिंचाई भी होती है। कच्चे कुएं हैं जो कांतली बेसिन है उसमें, उनको क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जो कच्चे कुओं के अलावा पक्के जो कुएं हैं उन्हें नाडा, और छोटे तालाब हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सर कहा जाता है। तो ये शेखावाटी प्रदेश से संबंधित बात हुई। इनके अलावा अगर अपन शेखावाटी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो यह प्रदेश है, यहाँ पर काबोज जो खारे पानी की झील है वो भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है,
खारे पानी की झील रेवासा, ठीक है। तो रेवासा सीकर के अंदर है रेवासा झील। तो यहाँ पर रेवासा झील भी है, रेवासा झील है खारे पानी की, वो कहाँ है, सीकर के अंदर। तो सीकर में खारे पानी की झील भी है। इनके अलावा यहाँ पर बात करें तो यानी जो अपने पर्यटन पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे, जैसे अपन खाटू श्याम जी हैं। और इनके अलावा अगर अपन बात करें खाटू श्याम जी के अलावा, तो यहाँ पर अन्य एक मतलब है जो गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना में आ गई, वो भी इसमें मतलब है पढ़ी जाती है। तो वो अपन पर्यटन के जो क्षेत्र में अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये शेखावाटी प्रदेश की बात होगी। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं शेखावाटी प्रदेश के बाद में 3 नंबर। 3 नंबर अगर अपन बात करें तो तीसरा जो आता है नागौरी उच्च भूमि। यहाँ से काफी बार जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है उनके बारे में बताऊंगा। नागौरी उच्च भूमि, उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि है, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो यहाँ पर लगभग अपन बात करें जिलों की, अगर अपन बात करें तो यहाँ पर नागौर और जो नेक्स्ट जिला है वो डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, ठीक है। ये जो प्रदेश है ये इसमें शामिल किए जाते हैं। नागौरी उच्च भूमि में नागौर और डीडवाना कुचामन और उत्तरी पाली का क्षेत्र भी अपन कह सकते हैं, यानी उत्तरी पाली का जो क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये जो प्रदेश है ये नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इनके अपन विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर खनन जो खनिज हैं वो भी काफी सारे हैं, यानी खनन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। इनके अलावा बात करें अपन तो यहाँ पर खारे पानी की झीलें ज्यादा हैं। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यानी खारी झीलें हैं, खारी झीलें। अब खारी झीलों की अगर अपन बात करें कौन कौन सी है, तो यहाँ पर एक तो होगी डीडवाना, डीडवाना, नावा, नावा के बाद में अगर अपन बात करें तो डीडवाना, नावा, कुचामन आदि जो खारे पानी की जो झीलें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यानी ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अगर उद्योग की बात करें तो डीडवाना जो झील है यहाँ पर जो उद्योग है वो क्या है, यानी उसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये खाने योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर कारखाना है राजस्थान स्टेट केमिकल के नाम से। तो राजस्थान स्टेट केमिकल है उद्योग, नमक का जो उद्योग है राजस्थान स्टेट केमिकल उद्योग, वो यहाँ पर डीडवाना में मौजूद है। इनके अलावा नोट लगा करके महत्वपूर्ण जो अपन चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो भूमिगत पानी है, भूमिगत पानी, इसमें क्या है भूमिगत पानी में सोडियम यानी फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। किसकी, फ्लोराइड की। तो फ्लोराइड की मात्रा क्या है, अधिक है। अब देखो भूमिगत पानी है, यानी यहाँ पर जो अपन कह सकते हैं कि नहर के पानी की अभी तक पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं हो पाई है। कुछ एक भाग ऐसा है जहां पर इंदिरा गांधी का पानी पहुंचा है, लेकिन लगभग भाग हैं, लगभग जो एरिया है कुचामन, डीडवाना कुचामन का और नागौर का, वहां पर क्या है अभी भी लोग क्या है भूमिगत पानी पीते हैं, यानी कुएं का जो पानी है वो यूज में लेते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, फ्लोराइड की मात्रा है। अब ये फ्लोराइड की मात्रा है, इससे क्या होता है, इससे फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। इनकी मात्रा ज्यादा होने से फ्लोरोसिस यानी ये जो फ्लोराइड है वो हड्डियों में जम जाता है, हड्डियों में, और हड्डियों को क्या कर देता है, खोखला कर देता है, जिससे हड्डियां कमजोर होकर क्या है मुड़ जाती हैं। तो उसे कहते हैं फ्लोरोसिस रोग। तो यानी इससे हड्डियां क्या है, लोग जो बूढ़े होते हैं उससे पहले भी क्या है आगे की ओर क्या है झुक जाते हैं। तो ये फ्लोराइड है, इनके कारण क्या हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग होता है। तो यानी इसकी मात्रा अधिक होने से
फ्लोरोसिस रोग है होता है। ठीक है। अब फ्लोरोसिस रोग है, इनके कारण क्या हो जाती है, इनके कारण है हड्डियां कमजोर होकर मुड़ जाती हैं। ठीक है ना, तो कमजोर होकर क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। अतः इसे, इस जो बेल्ट है, ये अगर अपन बात करें इस बेल्ट की, तो यानी ये जो फ्लोराइड का जो बेल्ट है, यानी इसका जो बेल्ट है ये कहाँ पर है, तो ये वर्तमान में अपन कह सकते हैं पहले आता था नागौर और अजमेर के मध्य। पहले क्या था, नागौर और अजमेर के मध्य, लेकिन वर्तमान में अपन कह सकते हैं डीडवाना, कुचामन व अजमेर के मध्य। डेडवाना, कुचामन व अजमेर के मध्य, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं जैसे नागौर के, तो नागौर इस प्रकार से नागौर फैला हुआ, यहां से इसको कट कर दिया गया है, तो यहां पर तो आ गया नागौर, और यहां पर क्या आ गया, डीडवाना, डीडवाना कुचामन। ठीक है, तो डीडवाना कुचामन आ गया। अब बात करें इनके अलावा यहां पर, तो यहां पर क्या आ गया, इस साइड में यहां आ गया अजमेर। ठीक है, और ब्यावर, यहां पर क्या आ गया, ब्यावर। तो ये जो क्षेत्र है, अब अपन कह सकते हैं ये तीन, मतलब इन जिलों के अंदर मुख्य रूप से आ गया है, जिनको मैं आपको नोट करवा देता हूं। तो ये आपको पूछे, सीधा पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बेल्ट यहां पर है, इन बेल्ट का नाम क्या है, बांका पट्टी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इस बेल्ट को बोला जाता है बांका पट्टी। बांका पट्टी, या इसको होंज, होंज बेल्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, बांका पट्टी, होंज बेल्ट, या इसको कहते हैं फ्लोराइड पट्टी। फ्लोराइड पट्टी, तो ये बांका पट्टी या होंज बेल्ट है, या अपन कह सकते हैं फ्लोराइड पट्टी। ये कहाँ पर है, तो ये जो पट्टी है बांका पट्टी, ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, यानी डीडवाना, कुचामन व, अब पहले आता था नागौर व अजमेर के मध्य, नागौर व अजमेर। अब अपन को बोलना है डीडवाना, कुचामन व अजमेर तथा ब्यावर के मध्य। अगर आपको ब्यावर ऑप्शन में नहीं मिले तो डीडवाना, कुचामन व अजमेर के मध्य आपको करना है। ठीक है, तो यानी नेक्स्ट अपन बात करें बांका पट्टी की, तो बांका पट्टी कहां पर है, तो डीडवाना, कुचामन, अजमेर व ब्यावर के मध्य अपन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से अजमेर का इस साइड से क्या है, ब्यावर को अलग कर दिया गया, और ब्यावर में भी ये समस्या है। ठीक है, तो ये बांका पट्टी आपको याद रखनी है। बांका पट्टी के बारे में काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि बांका पट्टी क्या है, ऐसे पूछ सकता है। तो बांका पट्टी यानी फ्लोराइड के कारण जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी होकर मुड़ जाती हैं, तो इससे फ्लोरोसिस रोग होता है, और उस फ्लोरोसिस रोग युक्त जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, बांका पट्टी कहा जाता है। और बांका पट्टी पहले आपको बता देता हूं, पहले क्या था, पहले इन दोनों के बीच में मानी जाती थी, लेकिन अब इसको कट करके अपन कहाँ करेंगे, ये जो तीनों हैं ये, और यानी अपन क्या करेंगे, ब्यावर, इन तीनों को मिला करके, और हमें क्या बोलना है, बांका पट्टी बोलना है। ठीक है, इस प्रकार हम इनको भी कह सकते हैं। ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है, यानी ये जो बेल्ट है डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, अजमेर, यहाँ पर क्या है, जो भूमिगत पानी है लोग पीते हैं, और इस भूमिगत पानी में किसकी मात्रा है, फ्लोराइड की। इससे क्या हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, और फ्लोरोसिस रोग के कारण हड्डियां कमजोर होकर क्या जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और इनसे क्या है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, बांका पट्टी या होंज बेल्ट या फ्लोराइड पट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये क्या है, इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इनके अलावा अगर अपन बात करें यानी नागौरी उच्च भूमि में, तो यहाँ पर बात करें हम तो मकराना के अंदर संगमरमर यहाँ का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें नेक्स्ट पेज पे, नागौरी उच्च भूमि, यानी ये नागौरी उच्च भूमि है, यहाँ पर छोटी छोटी
पहाड़ियां भी हैं। छोटी छोटी जो पहाड़ियां युक्त जो ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है ये नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और नागौरी उच्च भूमि की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मकराना का संगमरमर प्रसिद्ध है। यानी इसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग इसको मिला हुआ है। यानी जीआई जीआई टैग मिला हुआ है, यानी कि इसको मकराना के संगमरमर को। तो मकराना का जो संगमरमर है वो कहाँ पर है, ये नागौरी उच्च भूमि का जो बेल्ट है उसी में है। ठीक है, इनके अलावा अपन नेक्स्ट क्रीज की बात करें तो यहाँ पर जो गोठ मांगलोद है वहां पर जिप्सम भी प्राप्त होता है। तो जिप्सम भी प्राप्त होता है कहां पर है, गोठ मांगलोद में, गोठ मांगलोद। तो गोठ मांगलोद है वो जिप्सम के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि गोठ मांगलोद जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। गोठ मांगलोद में दधिमती माता का मंदिर भी आपको याद होगा। तो यानी गोठ मांगलोद में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये एक है तो कल्चर का, लेकिन आपको याद रखना होगा दधिमती माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, गोठ मांगलोद में है। और गोठ मांगलोद में ही क्या होता है, जिप्सम प्राप्त होता है। इस प्रकार ये जो बांका पट्टी में भी इसका खास तौर से योगदान है। बांका पट्टी में इसका खास तौर से योगदान कैसे है, जैसे हम बात करें, मैंने पहले आपको समझाया भी था कि जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर धरातल की बात कर लेते हैं। जैसे ये धरातल है, ठीक है, धरातल में नीचे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या है, जिप्सम का जमाव है। यहाँ पर इस प्रकार ये पट्टी है, ये जिप्सम की जमाव की पट्टी है। अब जैसे यहाँ पर बारिश जो होती है तो बारिश के कारण क्या है, पानी नीचे आता है। और पानी नीचे आने के कारण, जैसे ये बारिश हो रही है, बारिश से पानी क्या आएगा, नीचे आएगा। और नीचे आते आते यहाँ पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और जमा होने के कारण जो ये जिप्सम की पट्टी है, ये जिप्सम है, इसके जस्ट ऊपर अगर अपन बात करें तो जिप्सम के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर चूना पत्थर भी मिलता है। चूना पत्थर अगर अपन देसी भाषा में बोलना तो कड़ी अपन जो बोलना भी चूनू पत्थर बोले, तो चूनू पत्थर आटा प्राप्त हुआ है। अब अपन देसी भाषा में अगर बात करानी तो कड़ी की बात करा अपन, तो कड़ी क्या है कि आप पानी गिरांगा वह एकदम किया भी अंदर घुल जाएगी। और घुलने के बाद में वह तैयार हो जाए। अगर बिन अपन थोड़ा सा टाइम खातर छोड़ दे वहाँ घोलने के बाद में, तो बिंगो कड़ी को पानी की है कि एकदम की है कि कड़ी तो नीचे बैठ जाए और पानी बिंगो की धीरे धीरे वह पानी छोड़ दे। और छोड़ने के कारण पानी में ये कड़ी की ऊपर आ जाए। भी ये चूना पत्थर एक बार बारिश हो है तो इंगे अंदर घुल जाए पानी के अंदर। और घुलने के बाद में क्या काम करे वो, यो तो खुद तो नीचे बैठ जाए और जो पानी है वो यूं ऊपर आ जाए। तो पानी ऊपर आने के कारण धीरे धीरे किए जो कोई लवणीय मात्रा है आ घुल गए और यह धरती के ऊपर आ जाए। तो यानी आटा की लवण की मात्रा जम जाए तो बिंग कारण की है कि यो जो क्षेत्र है अनुपजाऊ भी माने जाए। और आटा अगर आप फसलों की बात करें तो ज्यादातर आटे मूंग की फसल ज्यादा बोई जाती है। ठीक है ना, मूंग और बाजरा। ठीक है, इस प्रकार मतलब ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आगे बात करें, ये धरातल है, तो यहाँ पर ये फ्लोराइड की मात्रा इस कारण क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। अब हम नेक्स्ट बात करें फसलों की, तो यहाँ पर अगर फसलों की बात करें तो फसल यहाँ कौन कौन सी होती है, मूंग, मूंग के अलावा यहाँ पर बाजरा, मूंग बाजरा आदि मुख्यतः बोया जाता है। वैसे फसलें तो यहाँ मूंग, मोठ, गंवार भी बोया जाता है, लेकिन मूल रूप से मूंग और बाजरा इसकी फसल यहाँ पर ज्यादा होती है नागौरी उच्च भूमि के अंदर। तो ये नागौरी उच्च भूमि से संबंधित बातें हुई। यानी सबसे पहले अपन ने बात की थी नागौरी उच्च भूमि की। तो इनको उच्च भूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रेगिस्तान और अरावली का मिश्रण है। यहाँ पर मिश्रण कैसे, यहाँ पर रेगिस्तान के बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और जो पहाड़ियों का जो ये क्षेत्र है, इन्हीं कारण इसको क्या कहा जाता है, नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अब बात करें इनकी, जो पहले वाला पेज था, यानी नागौरी उच्च भूमि में हमने देखा था इसका क्षेत्र, तो नागौर, डीडवाना, कुचामन और उत्तरी पाली का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, खारे पानी की झीलें कौन कौन सी, डीडवाना है, नावा है, कुचामन है। तो ये जो खारे पानी की झीलें होगी, तो यहाँ पर डीडवाना में सोडियम सल्फेट
केमिकल कारखाना भी लगा हुआ है, सोडियम सल्फेट कारखाना लगा हुआ है। सोडियम सल्फेट केमिकल उद्योग लगा हुआ है, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट का जो कारखाना है वो कहाँ पर है, डीडवाना के अंदर। अब अपन नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें भूमिगत जो जल है वहां पर क्या है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, इसलिए फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस रोग के कारण क्या हो जाता है, हड्डियां टेढ़ी होकर के क्या है मुड़ जाती हैं, तो उसे बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। इसे होंज बेल्ट भी कहते हैं या फ्लोराइड पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस पट्टी को अगर अपन बात करें तो पहले किन के बीच में थी, नागौर और अजमेर के बीच में हम बोलते थे, लेकिन वर्तमान में आपको याद रखना है डीडवाना, कुचामन, अजमेर और ब्यावर का क्षेत्र मुख्य तौर से इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करें अगले पेज की, तो यानी छोटी छोटी पहाड़ियों वाला बताई दिए मकराना संगमरमर। यहाँ पर ये जो नागौर उच्च भूमि है यहाँ पर मकराना का संगमरमर है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर अपन बात करें गोठ मांगलोद की तो ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। गोठ मांगलोद किसके लिए, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। मकराना है वर्तमान में अगर अपन बात करें तो ये चेंज हो गया है, पहले अपन मकराना नागौर के अंदर बोलते थे, लेकिन वर्तमान में क्या है डीडवाना कुचामन में आ गया है, इसमें डीडवाना कुचामन में। और ये जो गोठ मांगलोद है ये भी डीडवाना कुचामन में आ गया है, डीडवाना कुचामन। तो ये डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आ गए हैं दोनों ही भाग। तो ये दोनों ही एक जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है और मकराना किसके लिए, संगमरमर के, जीआई टैग जिसको मिला हुआ है। तो ये इस प्रकार यहाँ पर गोठ मांगलोद में दधीमती माता का मंदिर भी है। अब मैंने आपको ये प्रक्रिया बताई थी कि फ्लोराइड की समस्या है, इसमें योगदान किसका, जिप्सम का भी है, क्योंकि जिप्सम पानी को नीचे नहीं जाने देता है और यहाँ पर जो चूना पत्थर है इसमें घुल जाता है और घुलने के बाद में ये क्या है धरती के ऊपर आकर के फ्लोराइड के रूप में जमा हो जाता है और इससे क्या है धरती अनउपजाऊ हो जाती है। तो इसके कारण यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्लोराइड क्या है जम जाता है और फ्लोराइड जमने से क्या हो जाती है, भूमि बंजर हो जाती है, ठीक है। भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो फसलें यहाँ पर क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। मुख्य रूप से फसल की बात करें तो मूंग और बाजरा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले जो 4 नंबर है उनकी यानी लूणी बेसिन की। तो 4 नंबर कौन सा है अपना, लूणी बेसिन। जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसका चौथा जो पार्ट है वो है लूणी बेसिन। तो लूणी प्रदेश बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश भी के नाम से भी ये जाना जाता है, गोडवाड़ प्रदेश। अब बात करते हैं ये गोडवाड़ा प्रदेश का विस्तार की अगर अपन बात करें तो इसके विस्तार की बात करें तो ये ब्यावर के बाद में बात करें अपन पाली के बाद में बात करें जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर कौन सा, ग्रामीण। उनके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो लूणी बेसिन में आता है फिर बालोतरा के बाद में बात करें अपन बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में अगर अपन बात करें तो इसमें आता है सांचौर। ये जो क्षेत्र है ये लूणी बेसिन के नाम से, जालोर भी इसमें शामिल है क्योंकि लूणी की सहायक नदियां जालोर से भी निकलती। तो ये बेल्ट है ब्यावर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर और जालोर। इस बेल्ट को किस नाम से जाना जाता है, लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब लूणी बेसिन में मुख्य जो नदी है वो आपको पता ही है, यहाँ पर मुख्य नदी की अगर अपन बात करें तो मुख्य नदी कौन सी है, लूणी नदी। लूणी नदी का जो बेसिन है उनको क्या कहा जाता है, इसे गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। ये मैंने ऊपर लिख भी दिया, गोडवाड़ प्रदेश। और यहाँ पर अपन बात करें तो यानी लूणी नदी का जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको नेहड़ के नाम से जाना जाता है। तो यानी लूणी के किनारे का भाग, यानी लूणी नदी के जो किनारे का जो भाग है उनको क्या कहा जाता है, नेहड़ के नाम से जाना जाता है, नेहड़ के नाम, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर
तो यहाँ पर मुख्य रूप से बड़ा जो कारखाना की अपन बात करें तो पंचपदरा क्या है, रिफाइनरी हो गई यहाँ पर, रिफाइनरी पंचपदरा रिफाइनरी लग गई है। और ये पंचपदरा रिफाइनरी की अगर अपन बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये पंचपदरा बालोतरा के अंदर आ गई है, बालोतरा, बालोतरा जिले के अंदर आ गई है। ठीक है, तो पंचपदरा जो रिफाइनरी है यहाँ पर किस क्षेत्र में है, लूणी बेसिन में। लूणी बेसिन की अगर अपन बात करें तो यहाँ कौन सी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी की अपन बात करें यहाँ पर तो यानी लाल यानी भूरी व पीली, भूरी व पीली मिट्टी का क्या है, जमाव पाया जाता है, भूरी पीली मिट्टी। तथा इनका जो बेसिन है इनमें जलोढ़ मिट्टी का भी कहीं कहीं मिश्रण देखने को मिलता है। तो जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसमें क्या है, जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। तो मुख्य तौर से यहाँ पर भूरी पीली मिट्टी का क्या है, विस्तार है। अब अपन बात करें यहाँ पर फसलों की, तो फसलें यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर अगर फसलों की बात करें तो जीरा, सौंफ, बाजरा आदि जो फसलें हैं यहाँ पर मुख्य रूप से बोई जाती हैं। तो ये अपना क्या है, लूणी बेसिन हो गया। लूणी बेसिन का विस्तार अगर अपन देखें तो ब्यावर है, पाली, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, यहाँ पर इसका क्या है, विस्तार है। इनके बाद बात करें मुख्य नदी कौन सी है, लूणी नदी। लूणी नदी का प्रदेश है उसे घोड़वाड़ प्रदेश कहा जाता है। लूणी के किनारे का जो भाग है उसे क्या कहा जाता है, नेहड़ के नाम से जाना जाता है। और अगर अपन बात करें यहाँ पर मुख्य रूप से तो बड़ा उद्योग की बात करें तो पंचपदरा रिफाइनरी बालोतरा, बाड़मेर के अंदर बालोतरा ही आएगा, बाड़मेर तो क्या अलग ही कर दिया गया है, बालोतरा को जिला बना दिया गया। मिट्टी अगर यहाँ पर बात करें तो पीली भूरी मिट्टी का क्या है, मुख्य रूप से विस्तार है। और जलोढ़ मिट्टी भी यहाँ कहीं कहीं क्षेत्र में पाई जाती है। फसलों की बात करें जीरा, सौंफ और बाजरा मुख्य रूप से यहाँ पर होता है। ठीक है, अब देखो इनके अलावा जीरा, सौंफ, बाजरा के अलावा एक इसबगोल भी याद रखना है, क्योंकि इसबगोल यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण है। इसबगोल भी यहाँ की क्या है, प्रमुख फसल है। यह क्या आ गया, लूणी बेसिन आ गया। अब लूणी बेसिन की अगर अपन बात करें नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पर मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो यानी यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, यानी बालोतरा व बालोतरा बाड़मेर को अपन छोड़ देते हैं क्योंकि बाड़मेर अलग ही हो गया। बालोतरा व सिवाना के मध्य यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं इनको क्या कहा जाता है, तो यानी बालोतरा व सिवाना के मध्य जो पहाड़ियां हैं इनको यहाँ पर 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 56 की पहाड़ियां। तो 56 की पहाड़ियां भी किस बेसिन में, लूणी बेसिन में मौजूद हैं। बालोतरा व सिवाना के मध्य जो पहाड़ियां फैली हुई हैं उनको क्या कहा जाता है, 56 की पहाड़ियां। अब यहाँ से एक नोट लगा के बीच में आपको और लिखा देता हूँ, अगर आपको पूछे 56 का मैदान, 56 का मैदान, तो ये अलग चीज है। 56 का जो मैदान है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में है। तो मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा अपन लिख सकते हैं, यानी प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य माही का मैदानी भाग, माही नदी है उसका जो मैदानी भाग है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में, इनको क्या कहा जाता है, 56 का मैदान के नाम से
जाना जाता है। 56 की पहाड़ियां सिवाना और बालोतरा के बीच में है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर डोरा पर्वत, डोरा पर्वत कहाँ पर है? जालोर में है। अब बात करें अपन सांचौर की, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें सांचौर की, तो इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है। अब राजस्थान का पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि सांचौर के अंदर क्या है, नर्मदा नहर का पानी, नर्मदा नहर द्वारा क्या होती है? सिंचाई होती है। तो नर्मदा नहर द्वारा सिंचाई होती है, वो भी किस पद्धति से? फव्वारा पद्धति से। फव्वारा पद्धति से, यानी बूंद बूंद सिंचाई कह सकते हैं अपने यहाँ। फव्वारा पद्धति से यहाँ पर क्या होती है? सिंचाई होती है। अब इस नहर द्वारा सिंचाई होने के कारण यहाँ पर उत्पादन क्या है? अत्यधिक बढ़ गया है, इसलिए राजस्थान का इसको क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। तो राजस्थान का पंजाब किसको कहा जाता है? सांचौर को। और ये सांचौर जो क्षेत्र है किस में आता है? ये लूणी बेसिन में ही आता है। ठीक है, तो ये छोटे मोटे अपने क्या है, मुख्य मुख्य बातें हुई किसके बारे में? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हमने विस्तार रूप से जो अध्ययन किया है, उनको आपको बढ़िया तरीके से याद करना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अरावली पर्वतमाला। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो मुख्य जो रूप से जो शब्दावली मैंने लिखवाई है वो आपको याद रखनी होगी पश्चिमी राजस्थान के बारे में। और इनके अलावा यहाँ पर जो बातें अपने जैसे वन पढ़ेंगे उसमें कुछ चीज़ें आएंगी, जीव जंतु अभयारण्य पढ़ेंगे उनमें भी कुछ चीज़ें आएंगी। तो वो मैं आपको जैसे कोई चीज़ रही है तो वो आपको जहाँ कहीं भी अपने सामने आएगी वहाँ मैं लिखाता जाऊँगा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश की। किसकी बात करते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश। 2 नंबर अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अगर यहाँ पर भौतिक प्रदेश से ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भौतिक जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश में विभाजन किया गया है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पश्चिमी मरुस्थल व अरावली से पूछे जाते हैं। मैदान से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसके अलावा हाड़ौती के पठार से एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ज्यादातर इस पार्ट से क्वेश्चन एग्जामिनर जो उठाता है वो अरावली और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से ही उठा। ठीक है, तो इन बातों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। और अब अपन बात करते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की। तो चित्र बना करके मैं आपको बता देता हूं। देखो ये अरावली पर्वतमाला की अगर अपन बात करें तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान में कहाँ पर है? सबसे पहले ये देखते हैं अपन, यानी अरावली पर्वतमाला है कहाँ पर। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो इस प्रकार ये फैली हुई। तो ये क्या है? ये है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब अरावली पर्वतमाला की अगर अपन बात करें तो इनका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ कहाँ है, पहले अपन बात कर लेते हैं अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति से संबंधित। तो ये क्या हो गया अपना? अरावली हो गई ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये अरावली है। तो अरावली और ये यहाँ पर क्या हो गया? पश्चिमी मरुस्थल। और यहाँ पर ये क्या है? पूर्वी मैदान है। पूर्वी मैदान। ठीक है, तो यानी अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो पश्चिमी मरुस्थल व पूर्वी मैदान के मध्य में है। और ये यहाँ पर उत्तर में, यानी बात करें अपने झुंझुनू से, खेतरी झुंझुनू से शुरू होकर और सिरोही तक ये फैली हुई है। अब अपन इनकी एक एक चीजों के बारे में पता करेंगे कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कैसे हुई, किससे हुई, किस काल में हुई। उनके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने किलोमीटर में है। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर अरावली की उत्पत्ति से संबंधित।
अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति की अगर अपन बात करें तो इनकी उत्पत्ति पहले मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यानी चार ये भौतिक प्रदेश किससे बने थे, वो अलग अलग मैंने आपको उत्पत्ति के बारे में, यानी जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय एक पेंजिया महाद्वीप था, उनके चारों ओर पैंतालासा महासागर था। फिर मैंने बताया था कि पेंजिया दो टुकड़ों में विभाजित हो गया था और ऊपर वाला टुकड़ा क्या गोंडवाना अंगारा लैंड और नीचे वाला क्या था गोंडवाना लैंड। और उसी गोंडवाना लैंड से मैंने आपको बताया था उत्पत्ति किसकी, पठारी प्रदेश की दक्षिणी पूर्वी और किसकी, अरावली की। तो अरावली की अगर उत्पत्ति की अगर अपन बात करें तो उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से, यानी गोंडवाना लैंड जो प्रदेश है, जो शुरुआत में प्रारंभ में गोंडवाना लैंड जो भाग था उससे किसकी उत्पत्ति हुई, अरावली की। अब बात करें अपने कौन से काल में हुई, तो काल की अगर अपन बात करें तो प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई थी, प्री कैम्ब्रियन युग में। अब बात करें तो ये राजस्थान का सबसे क्या है पुराना या सबसे पुराना भौतिक प्रदेश की अगर अपन बात करें या विश्व सबसे प्राचीन पर्वतमाला, तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला की बात करें तो कौन सी है, अरावली है। अब बात करें ये किसके समकालीन है, तो ये समकालीन की बात करें अपने, इनके समकालीन अन्य कौन सी है, समकालीन पर्वतमाला, समकालीन पर्वतमाला की बात करें तो कौन सी है, अल्पेशियन पर्वतमाला। और अल्पेशियन पर्वतमाला कहां पर है, यूएसए वाली। तो ये अल्पेशियन पर्वतमाला के, अल्पेशियन पर्वतमाला के, ठीक है। तो इनके अलावा अगर अपन देखें तो इनके समकालीन एक तो अल्पेशियन पर्वतमाला यूएसए की होगी, इनके अलावा अगर अपन राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में भारत की अगर अपन बात करें तो भारत में क्या है, विंध्यन पर्वतमाला भी प्राचीन इसी के काल में निर्मित हुई, विंध्यन पर्वत श्रृंखला भी इसके क्या है, समकालीन मानी जाती है। यानी विंध्यन पर्वत श्रृंखला अरावली के बाद में निर्माण हुआ है, लेकिन अगर अपन बात करें तो अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है। अब इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड काल कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन युग था। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, समकालीन पर्वतमाला इसकी है अल्पेशियन पर्वतमाला यूएसए। ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है, अल्पेशियन पर्वतमाला काफी बार क्या है प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से इसकी प्री कैम्ब्रियन युग उत्पत्ति यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, किससे हुई, गोंडवाना लैंड से, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब बात करें अपन नेक्स्ट है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला है वो किस चट्टानों के द्वारा बनी हुई है, तो अगर अपन बात करें इसकी चट्टानों की बात करें अपने तो ग्रेनाइट, निस व क्वार्टजाइट चट्टानों द्वारा, क्वार्टजाइट प्लस ग्रेनाइट निस चट्टानों द्वारा। मूल रूप से अगर अपन बात करें ये चट्टानें किसका भाग हैं, तो ये मूल रूप से आग्नेय चट्टानों द्वारा बनी हुई, आग्नेय चट्टानों द्वारा, यानी ज्वालामुखी जो उत्पन्न हुई थी, ज्वालामुखी से जो उद्गार निकला था उससे किसका निर्माण हुआ, आग्नेय चट्टान, और उसी से ही ये क्या हुई, इनकी उत्पत्ति हुई। इसीलिए ये क्या है, खनिजों का घर कहा जाता है। इसलिए जो ये पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, इसको क्या कहा जाता है, खनिजों का घर कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों में सबसे ज्यादा क्या है, धात्विक खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, खनिजों का घर कहा जाता है। किसको, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। अब देखो अगर अपन बात करें तो ये विश्व की सबसे क्या है प्राचीन पर्वतमाला के होने के कारण इसको अवशिष्ट पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। अवशिष्ट का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रारंभ में जब बनी थी तब इनकी ऊंचाई 2800 से 3000 मीटर क्या ऊंचाई थी इसकी।
अगर अपन बात करें, देखो अवशिष्ट पर्वतमाला है, कौन सी? अरावली। तो अरावली क्या है? एक अवशिष्ट पर्वतमाला के नाम से जानी जाती है। क्यों है अवशिष्ट पर्वतमाला? अगर अपन बात करें तो देखो, जैसे ही शुरुआत में जब प्रारंभ में पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी, उनके बाद में जो गोंडवाना लैंड बना था, वहां उस समय जब इसकी उत्पत्ति हुई तो इसकी क्या थी? ऊंचाई। तो ऊंचाई की अगर बात करें उस समय, तो उसकी ऊंचाई थी 2800 से 3000 मीटर। इसकी क्या थी? ऊंचाई थी इसकी, अरावली की। ये कब है? उत्पत्ति के समय। तो यानी उत्पत्ति के समय इसकी अरावली की जो ऊंचाई थी 2800 से 3000। लेकिन धीरे धीरे इसका क्या हुआ? अपर्दन हुआ, और अपर्दन होने से धीरे धीरे हवाओं और पानी से इसका क्या हो गया? कटाव हो गया। तो ये चट्टाने धीरे धीरे कट करके, और इसकी ऊंचाई क्या रहेगी? कम रहेगी। और वर्तमान में अगर अपन बात करें तो वर्तमान में अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई है वो सिर्फ 900 कितनी 20 मीटर ही रह गई है, 930 मीटर। तो वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। ठीक है, तो उत्पत्ति के समय इसकी 2800 से 3000 मीटर इसकी क्या की औसत ऊंचाई थी। लेकिन वर्तमान में अब धीरे धीरे क्या है, करोड़ों साल बाद इसका क्या हुआ? अपर्दन हो गया। अपर्दन से इसकी ऊंचाई क्या हो गई? कम हो गई। 930 मीटर वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई है। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे क्या उसका अपर्दन हुआ। इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वतमाला भी कहा जाता है। ठीक है, यह बात हुई इसकी उत्पत्ति से संबंधित। किससे संबंधित? उत्पत्ति से संबंधित। अब अगर अपन बात करें तो अरावली का पिता किसे कहा जाता है? देखो इसका कुछ अवशेष है वो कहां पर है? अरब सागर में भी है। तो इसलिए अरावली का जो पिता है वो अरब सागर को कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो अरावली का पिता या अरावली की अगर अपन बात करें पिता या इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? अरब सागर से मानी जाती है। किससे? अरब सागर से मानी जाती है। ठीक है, अब देखो बात करें अपन अरावली की, तो अरावली पर्वतमाला है उसे खनिजों का घर कहा जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करें इसके विस्तार से संबंधित, यानी बात करते हैं अरावली विस्तार। तो अरावली का जो विस्तार है वो आपको यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अरावली का विस्तार इस प्रकार से है। पहले तो अरावली के विस्तार की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले ये तो अपन बात करते हैं राजस्थान की, यानी राजस्थान में इसका विस्तार। अब अपन यहां पर बात करते हैं भारत की। भारत की अगर अपन बात करें तो भारत में इस प्रकार ये फैली हुई है, यानी यहाँ पर पालन गुजरात से, और यहाँ दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियाँ हैं यहाँ तक, ये इस प्रकार यहाँ पर फैली हुई है। यहाँ पर ये फैली हुई है। इसके अलावा ये क्रमबद्ध रूप से अगर अपन बात करें तो ये यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने अरब सागर की। तो यहाँ पर ये क्या है? अरब सागर है। अरब सागर से ये इस प्रकार ये फैली हुई है, और यहाँ पर आकर के ये क्या है? दिखाई देती है। तो यहाँ से फिर यहाँ तक इसकी ये फैली हुई है। तो यानी अरब सागर से लेकर रायसीना पहाड़ी, ये कहाँ है? दिल्ली में। ये रायसीना पहाड़ी है, इस पर क्या है? राष्ट्रपति भवन है। तो राष्ट्रपति भवन तक अपन कह सकते हैं
तो राष्ट्रपति भवन है, यहाँ तक ये क्या है, फैली हुई। मूल रूप से यहाँ से अगर अपन बात करें तो ये पालनपुर गुजरात, तो पालनपुर गुजरात से लेकर और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो रायसीना ये दिल्ली तक फैली हुई है, क्रमबद्ध रूप से फैली हुई है। इनके अलावा अपन बात करें तो इसका विलुप्त जो भाग है वो धरती के अंदर और अरब सागर में भी इसका रूप है, इसलिए अरब सागर को इसका क्या कहा जाता है, यानी अरब सागर को इसका क्या कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो यानी मूल रूप से अगर अपन बात करें इसका उद्गम तो अरब सागर से माना जाता है। अरावली का उद्गम यानी बात करें अपने अरावली का मूल उद्गम की अगर अपन बात करें तो अरावली का मूल उद्गम क्या माना जाता है, अरब सागर को माना जाता है। ठीक है, तो अरावली का मूल उद्गम अरब सागर से, उसके बाद में दिखाई कहाँ से देने लगती है, पालनपुर गुजरात से, और रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक ये फैली हुई है। और दिल्ली कटक के नाम से इसको जाना जाता है। पहले मतलब पुराने समय में जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो यहाँ आगे भी इसका क्षेत्र फैला हुआ था जिसको दिल्ली कटक के नाम से जाना जाता था। तो ये अरावली के विस्तार की अगर अपन बात करें तो भारत में ये कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो यानी भारत में अगर अरावली की बात करें तो ये होगी गुजरात, राजस्थान, नेक्स्ट बात करें हरियाणा, हरियाणा के बाद में अगर अपन बात करें तो आ गया दिल्ली। तो यहाँ तक इसका क्या है, विस्तार है। तो लगभग अगर अपन विस्तार की बात करें इनकी तो ये राजस्थान के 4 राज्यों, 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके विस्तार से संबंधित। तो इसकी विस्तार है वो भारत में ये लगभग है 692 किलोमीटर लंबी है, लगभग क्या है 692 किलोमीटर लंबी है। अब देखो इसमें सर्वाधिक जो विस्तार है, विस्तार कहाँ है, ये राजस्थान में, यानी अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ है, राजस्थान में। अब राजस्थान में इसकी लंबाई की अगर अपन बात करें, राजस्थान में इसकी अगर लंबाई देखें तो राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 550 है किमी है, जो कि क्या है, यानी कुल अरावली का 80% भाग कहाँ है, ये है राजस्थान। ठीक है, तो यानी बात करते हैं अपने यहाँ पर अरावली की विस्तार से संबंधित। तो अरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। अब बात करें भारत में, इसकी लंबाई तो 692 किलोमीटर है। अगर बात करें सर्वाधिक विस्तार तो राजस्थान में है, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो 550 किलोमीटर। बात करें कुल अरावली का राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो 80%। ये जो बातें हुई हमारी क्या है, अरावली के विस्तार से संबंधित बातें हुई। अब देखो ये मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, विस्तार यानी पालनपुर गुजरात से रायसीना दिल्ली तक। ठीक है, तो यानी ये इसका विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीना दिल्ली तक इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, अरावली से संबंधित बातें। नेक्स्ट हम बात करें, देखो 2 पेज मैंने अरावली के बारे में आपको बताया। सबसे पहले अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ा। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में हमने अरावली की उत्पत्ति देखी। उत्पत्ति में अगर अपन बात करें तो गोंडवाना लैंड से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। किससे मानी गई है, गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति किस काल में हुई, तो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, यह काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो अरावली है। विश्व की सबसे प्राचीन, यह किस पर्वत श्रृंखला के समकालीन मानी जाती है, अल्पेशियन पर्वतमाला के समकालीन। इनके समकालीन भारत में अगर अपन माने तो विंध्य श्रृंखला को माना जाता है।
बात करें अपन चट्टानों की, तो इसमें जो चट्टानें हैं वो कौन सी हैं, क्वार्जाइट व ग्रेनाइट निश जो चट्टानों द्वारा ये बनी हुई है। मोलोब से अगर अपन बात करें तो इसमें कौन सी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें वो ज्वालामुखी के उद्गार से बनती है, तो उसमें क्या है, खनिज पदार्थ हैं वो ज्यादातर इसकी भूमिका होती है धात्विक खनिजों की, इसलिए इसको क्या है, खनिजों का घर कहा जाता है। किसको, अरावली। अब बात करें अरावली की, अवशिष्ट पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करें अवशिष्ट पर्वतमाला इसको क्यों कहा जाता है, तो अवशिष्ट पर्वतमाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रारंभ में जब इसका उद्गम हुआ था उस समय ये इसकी ऊंचाई कितनी थी, 2800 से 3000 मीटर, लेकिन धीरे धीरे करोड़ों वर्षों बाद इसका अपर्दन हुआ और वर्तमान में ये क्या है, एक अवशेष के रूप में बची हुई है। अवशेष के रूप में बची हुई है, काफी अपर्दन इसका हो चुका है, तो वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई 930 किलोमीटर है। इसके मतलब बहुत ज्यादा इसमें क्या है, कमी आई है, इसका क्या है, अपर्दन हुआ है, इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट पेज की, तो हमने पढ़ा था अरावली का पिता किसे कहा जाता है, तो अरब सागर को कहा जाता है। यानी इसका अगर उत्पत्ति की बात करें तो यानी ये उत्पत्ति कहाँ से होती है इसकी, तो अरब सागर से होती है। अब देखो अपन बात करते हैं अरावली के विस्तार से संबंधित। इनका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन राज्यों में इसका क्या है, विस्तार है। सर्वाधिक इसकी लंबाई टोटल की बात करें तो 692 किलोमीटर लंबी है। सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो राजस्थान में, यानी इन स्टेटों में सर्वाधिक विस्तार है वो राजस्थान में। राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर, यानी 692 में से 550 किलोमीटर तो अकेले राजस्थान में। और राजस्थान में इसके अगर विस्तार की बात करें तो 80% जो इसका विस्तार है वो क्या है, राजस्थान में है। तो बात करें अरावली के मूल उद्गम की तो बात हो गया, अरब सागर इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। विस्तार की बात करें तो पालनपुर गुजरात से ये दिखाई देनी शुरू हो जाती है, वहां से लेकर इसका विस्तार है वो रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक इसका क्या है, विस्तार है। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करें अरावली के विस्तार से संबंधित, राजस्थान में इसके विस्तार की बात करते हैं, तो यानी राजस्थान में विस्तार, राजस्थान में अगर विस्तार की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई मैंने आपको बताई दिया, लंबाई क्या है इनकी 550 किमी, और लगभग ये क्या है 80% राजस्थान में इसका भाग है, ये आपको नोट रखना है, ठीक है, 80% भाग। अब बात करें राजस्थान में विस्तार की, तो कहां से कहां तक, राजस्थान की अगर अपन बात करें, देखो राजस्थान में इसका विस्तार है वो यहां से शुरू होता है। राजस्थान में इसके विस्तार की बात करें अपने तो यानी यहां से शुरू होता है और यहां तक, इस साइड से फिर इस प्रकार होती हुई है यहाँ तक, तो यानी इसका विस्तार है वो यहां से माना गया है। ये पॉइंट है, इनका नाम है खेड़ ब्रह्म, या अपन कह सकते हैं आबू रोड, आबू रोड। तो आबू रोड कहां पर है, सिरोही में, आबू रोड है सिरोही। तो आबू रोड सिरोही से लेकर यहां पर जो पहाड़ी है इनका नाम है दोषी की पहाड़ी, दोषी पहाड़ी। और दोषी पहाड़ी कहां पर है, ये है अभी वर्तमान की अगर अपन बात करें तो नीम का थाना, नीम का थाना, तो नीम का थाना दोषी पहाड़ी है, वहां तक इसका विस्तार है माना जाता है, ठीक है ना। तो दोषी पहाड़ी नीम का थाना, अगर यहाँ पर आपको दोषी पहाड़ी नहीं मिले तो यानी नीम का थाना इसकी तहसील की बात करें तो खेतड़ी है, क्या है, खेतड़ी। ये डोसी है ये कहां पर है, खेतड़ी जो तहसील है उसमें यह है, पहले झुंझुनू जिले में आती थी लेकिन वर्तमान में खेतड़ी किस में शामिल हो गया है, नीम के थाने में हो गया है। तो यहां पर अपन बात करें खेतड़ी की, तो खेतड़ी में इसका जो क्या है उत्तरतम बिंदु है वो डोसी पहाड़ी खेतड़ी में है, और जिला कौन सा है, नीम का थाना। तो यहां पर इसका विस्तार की अगर अपन बात करें, देखो विस्तार, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यानी आबू रोड
सिरोही से उसकी पहाड़ी, खेतड़ी, और यहां पर लिख देता हूं मैं नीम का थाना। नीम का थाना, क्योंकि ये खेतड़ी पहले किस में आता था, खेतड़ी आती थी पहले झुंझुनू के अंदर, लेकिन अब इसको काट करके नया जो जिला बनाया गया नीम का थाना, उसमें खेतड़ी को शामिल कर दिया गया है। तो यहां पर ये क्या हो गया, इसका विस्तार हो गया। अब देखो विस्तार की पर बात करें तो यानी जिलों की बात करें, अगर जिलों की बात करें तो देखो यहां पर काफी सारा परिवर्तन आया। पहले इसमें मूल रूप से 7 जिले माने जाते थे, इनके बारे में पूछा नहीं जाता है, क्योंकि आंशिक रूप से तो अपन बात करें तो ये सीकर, झुंझुनू, नागौर में भी कुछ इसका भाग है, कुछ इसमें पाली, ब्यावर, तो यानी इनका अगर अपन बात करें, देखो मूल रूप से अगर अपन बात करें मुख्य रूप से, तो यानी यहाँ पर बात करते हैं पहले जो 3 जिले हैं तीनों शामिल होंगे। कौन कौन से, नीम का थाना, इनके बाद में अगर अपन बात करें तो यानी कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड, इसके बाद में अगर अपन बात करें तो खेड़थल, खेड़थल, खेड़थल के बाद में बात करें अपन तो अलवर, अलवर, यहां पर ये आ गया नीम का थाना, और यहां पर अगर अपन बात करें तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया कोटपुतली, बहरोड। यहाँ जो नया जिला बनाया गया है कौन सा, खेड़थल, और यहाँ पर ये अलवर का भाग हो गया, और यहाँ पर जयपुर। तो अलवर के बाद में अपन बात करें तो जयपुर, जयपुर के बाद में एक और आएगा दूदू। अब देखो नया जिला जो बने हैं लगभग यहाँ पर वो इसमें शामिल हैं दूदू। दूदू के बाद में बात करें अपन अजमेर, अजमेर के बाद में अपन बात करें तो ब्यावर, ब्यावर के अलावा अपन बात करें तो केकड़ी, केकड़ी के बाद में बात करें राजसमंद, राजसमंद के बाद में बात करें तो उदयपुर, वह सिरोही, सिरोही। इन जिलों में इसका क्या है, विस्तार है। देखो नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेड़थल, अलवर, जयपुर, दूदू, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, ये क्या है, मुख्य रूप से ये जिले शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा भी ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में फैली हुई, टोंक में भी कुछ इसका विस्तार है, लेकिन मूल रूप से ये जिले हैं, इनमें मुख्य रूप से ये फैली हुई। ठीक है, अब देखो इनकी बात करें दिशा की, दिशा की बात करें तो ये किस दिशा से किस दिशा की ओर फैली हुई, तो यानी मैंने आपको बताया था यानी अरब सागर से ये इस साइड में, तो यानी मूल रूप से इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, अरब सागर से, इसलिए इसका विस्तार यहां से इस दिशा की ओर होगा। तो यानी यह क्या है, यहां पर ये क्या है, पश्चिम, यह क्या हो गया, दक्षिण, और ये क्या हो गया, पूर्व, और उत्तर में क्या हो गया, उत्तर। तो यानी ये किस दिशा से, इस दिशा से, यानी दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये इसका क्या है, विस्तार है। ये काफी बार प्रश्न चेंज करके पूछ लिया जाता है। तो यानी दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। विस्तार में अगर अपन दिशा की बात करें यानी किस दिशा से किस दिशा में उसका विस्तार है, तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिलेंगे कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, फिर आपको अगला ही ऑप्शन देगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये आपको करना है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, न कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ये इसकी दिशा से संबंधित बातें होगी। अब अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इनकी अगर अक्षांशीय अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें, उससे पहले ये जिले भी हो गए, और ये इसका क्या है, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये खेड़ब्रह्म सिरोही, आबू रोड में ही आता है खेड़ब्रह्म, तो आबू रोड सिरोही, और ये डोसी खेतड़ी तक क्या है, फैली हुई है। ठीक है, और मुख्य रूप से इसके अंदर ये जिले आ गए। अब बात करते हैं अपने
राजस्थान में लंबाई की बात होगी, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई इसकी है 930 मीटर। 930 क्या है? मीटर। तो 930 मीटर इसकी क्या है? औसत ऊंचाई है। सर्वाधिक विस्तार की बात करें, सर्वाधिक विस्तार, तो सर्वाधिक विस्तार इसका है उदयपुर में। अब बात करें इसकी सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई, तो सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो सिरोही जिले में है। अब अगर अपन बात करें इसकी, यानी सर्वाधिक संकड़ी बोल सकते हैं, सबसे कम विस्तार, तो सबसे कम विस्तार की अगर अपन बात करें तो यहां पर आएगा ब्यावर, क्योंकि जो ब्यावर का जो क्षेत्र है वहां पर इसका कम विस्तार माना गया है। उसमें ब्यावर जो नया जिला बनाया है, अब वर्तमान में सबसे कम विस्तार की अगर अपन बात करें तो ब्यावर आएगा इसमें, ठीक है। या अगर ब्यावर को नहीं देख करके पुराना नाम दे दे आपको, तो आपका क्या कर सकते हैं, अपने अजमेर कर सकते हैं। अगर अजमेर और ब्यावर दोनों लिखे हुए हैं तो क्या आएगा? ब्यावर आएगा दोस्तों। तो ये बातें हो गई। सर्वाधिक विस्तार इसका उदयपुर में है, सर्वाधिक ऊंचाई इसकी सिरोही में है, सबसे कम विस्तार इसका ब्यावर कह सकते हैं अपन, ब्यावर नहीं मिले तो अजमेर में है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसका अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, पहले अपन बात करते हैं इसके अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार, तो इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से ऊपर अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगी 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां तक इसका क्या है? विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। तो देखो यहां से जब ये प्रवेश करती है यहां से, तो यहां पर इसका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में ही है, ठीक है। और यहां पर अगर अपन बात करें, ये डोसी है, यहां पर ये 28 डिग्री और 20 मिनट, 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां तक इसका क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। अब अपन बात करें इसके देशांतरीय विस्तार की, इसकी देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार देखो यहां पर और यहां पर, यहां से कौन सी देशांतर गुजरती है? तो यहां से अगर अपन बात करें देशांतर की, तो यहां देशांतर गुजरती है 72 डिग्री और 10 मिनट, जो पूर्वी देशांतर है, क्या है? पूर्वी देशांतर है, वो यहां से गुजरती है। और यहां से अगर अपन बात करें यहां से, तो यहां से कौन सी देशांतर है? तो ये है ये 77 डिग्री और 70 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इनका अगर अपन देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार हो गया इसका 72 डिग्री 10 मिनट, 10 मिनट क्या है? पूर्वी देशांतर से। यहां पर अगर अपन बात करें तो 77 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये फैली। तो देखिए मुख्य मुख्य जो बातें हैं ये हमारे सामने आई हैं कि राजस्थान में इसके विस्तार की बात करें तो राजस्थान में लंबाई है 550, 80% भाग इसका क्या है? राजस्थान। बात करेंगे विस्तार कौन कौन से जिलों में है, तो यहाँ काफी सारा परिवर्तन आया। पहले अलवर, जयपुर और अजमेर, सीधा ही था अलवर, जयपुर और अजमेर मुख्य रूप से बात करें।
तो अब उनमें अलग अलग जिले जो बनाए गए हैं, मुख्य रूप से इसका विस्तार आबू रोड सिरोही से डोसी पहाड़ी नीम का थाना तक है। यानी ये आबू रोड सिरोही से इसका विस्तार डोसी पहाड़ी नीम का थाना। अगर जिलों की बात करें तो नीम का थाना आ गया, कोटपुतली बाय रोड, खेड़तल, अलवर। ये जो नए जिले बने थे तीनों के तीनों अरावली में शामिल हो गए। बाद में बात करें जयपुर थाई, जयपुर ग्रामीण भी अपन कह सकते हैं, जयपुर ग्रामीण भी इसमें आएगा। दूदू के बाद में अगर अपन बात करें अजमेर के बाद इधर देखें तो आएगा ब्यावर, केकड़ी, दोनों आ जाएंगे। उसके बाद में राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, इन जिलों में ये क्या है, मुख्य रूप से फैली हुई। उदयपुर से सलूम्बर अलग हुआ है, उसके अपन मुख्य रूप से अपन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इनके बाद में बात करें दिशा की, यानी किस दिशा से किस दिशा की ओर इसका फैलाव है। तो बात करें दिशा की तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये यानी इसका जन्म कहाँ से होता है, अरब सागर से। तो यानी जहां से जन्म होगा वहां से क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो यानी इसका विस्तार दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका क्या है, विस्तार है। याद रखना, न कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। समझ में आ गई बात। अब देखो औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 930 किलोमीटर, 930 मीटर, सॉरी। औसत ऊंचाई कितनी है, मीटर में ही होती है, तो 930 मीटर। सर्वाधिक विस्तार इसका उदयपुर में है, और सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो सिरोही में है। सबसे कम विस्तार की बात करें तो ब्यावर, और ब्यावर नहीं मिले तो क्या होगा, अजमेर हो। यानी सबसे संकीर्ण है, सबसे पतली है, वहां ज्यादा चौड़ाई नहीं है। यह आपको दिखाई दे ही रहा होगा। यानी इसका विस्तार की अगर अपन बात करें तो इस प्रकार से ये राजस्थान में फैली हुई है, इस प्रकार से। यानी यहाँ पर जो ये जो एरिया है ये किसका है, अजमेर अपन कह सकते हैं, अगर ब्यावर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार यहाँ पर इसका क्या है, संकरा भाग है। तो सबसे कम विस्तार कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे तो संकरी। यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, संकरी है, ठीक है। तो ये हो गया इसका विस्तार। अब अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री और 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, लगभग 5 डिग्री अक्षांश के बीच में यह फैली हुई। लगभग यार 5 अक्षांश रेखाएं इनके बीच में ये राजस्थान में इसका विस्तार है। बात करें इसके देशांतरीय विस्तार की, राजस्थान की बात कर रहा हूं, 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये फैली हुई है। तो यहाँ पर देशांतरीय विस्तार भी इसका क्या है, 5। लंबाई और चौड़ाई अगर अपना अक्षांश देशांतर में देखें तो बराबर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर अरावली पर्वतमाला से संबंधित। तो अरावली पर्वतमाला की अपन बात करें यहाँ पर, तो यानी इनके मुख्य रूप से कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो अगर अपन मुख्य रूप से बात करें इनकी, अरावली का विभाजन, अरावली के विभाजन की अगर अपन बात करें तो इसका विभाजन है वो मुख्य रूप से 3 भागों में इसको बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भाग। तो 3 भागों में कौन कौन से, यानी उत्तरी अरावली, तीनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपन 2 नंबर बात करें तो ये होगी मध्य अरावली, मध्य अरावली। और मध्य अरावली के बाद अगर अपन बात करें 3 नंबर तो ये आ गई दक्षिणी अरावली। अब आपको मैप में भी मैं बताऊंगा, उससे पहले अपन बात करते हैं यानी उत्तरी अरावली का विस्तार की अगर अपन बात करें तो इनका विस्तार कहां से कहां तक है। तो उत्तरी अरावली का विस्तार अपन बात करें तो यानी खेतड़ी, सीधा लिख लेते हैं, खेतड़ी नीम का थाना से इसका विस्तार माना जाता है सांबर जयपुर तक, सांबर है जयपुर तक। वर्तमान में अगर अपन बात करें तो यानी खेतड़ी नीम का थाना से सांबर जयपुर तक इसका क्या है, विस्तार है। अगर इसके विस्तार की अगर अपन बात करें मध्य अरावली का तो ये सांबर से ये देवगढ़
देवगढ़ राजसमंद तक ये फैली हुई है। राजसमंद यानी इसका विस्तार, मध्य अरावली का विस्तार की बात करें तो सांबर से देवगढ़ तक, और इसके बाद में अगर अपन बात करें दक्षिणी अरावली की तो इसका विस्तार हो गया फिर देवगढ़ से, देवगढ़ कहाँ है, राजसमंद में, देवगढ़ से और आबू रोड सिरोही तक, आबू रोड सिरोही तक है इसका विस्तार। इस प्रकार इसको क्या है, 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, अब बात करें इनके जिलों की, तो यानी अगर जिलों की बात करें तो कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं, कौन से इसमें बात करें तो हम उन्हीं में बात करते हैं। नए जिले बने थे इसमें, एक तो हो गया नीम का थाना, तो इसको अपन अलग से लिख लेते हैं। अगर अपन जिलों की बात करें तो जिलों में आ जाएगा इसमें नीम का थाना, नीम का थाना, नीम के थाने के बाद में अपन बात करें तो कोटपुतली भय रोड, कोटपुतली भय रोड। इनके बाद में नेक्स्ट बात करें तो खेरतल आ गया, खेरतल के बाद में बात करें अलवर, अलवर के बाद में बात करें जयपुर, जयपुर के बाद में बात करें तो दूदू। यहाँ तक इसका क्या है, ये उत्तरी अरावली में शामिल जिले हैं। पहले अपन मानते थे यानी सीकर झुंझुनू दोनों, वो दोनों का जो पार्ट है अरावली पर्वतमाला वो किस में आ गया, नीम का थाना में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये जिलों का विस्तार अगर अपन बात करें उत्तरी अरावली में, तो उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले हैं, नीम का थाना है, कोटपुतली बहरोड है, खेरतल, अलवर, जयपुर और दूदू। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट अपने मध्य अरावली के अंदर जिलों की बात करें तो मध्य अरावली में मुख्य रूप से अजमेर, ब्यावर व केकड़ी, ये जो जिले हैं मुख्य रूप से इसमें शामिल किए गए। अब अपन नेक्स्ट बात करें तो अगला जो होगा दक्षिणी अरावली, तो दक्षिणी अरावली में जैसे राजसमंद, राजसमंद के बाद में अगर अपन बात करें सिरोही, सिरोही के बाद में अगर अपन बात करें तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में बात करें उदयपुर, उदयपुर के बाद में बात करें अपने तो डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये जो जिले हैं ये क्या आ गए, दक्षिणी अरावली में। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो जिले हैं इनमें अगर अपन बात करें तो पाली भी इसमें आएगा, पाली में भी इसका कुछ विस्तार है, यानी राजसमंद की जो सीमा लगती है पाली में, तो पाली वाला अगर अपन बात करें तो पहले पाली में था तो वो वर्तमान में ब्यावर में आ गया, तो पाली को अपन हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये मुख्य रूप से जो जिले हैं ये इसमें आते हैं। अब देखो अपने यहाँ पर बात करते हैं अरावली की, तो अरावली की बात करें अपने तो अरावली इस प्रकार से जो फैली हुई, इस प्रकार तो यानी यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर है सांबर। ठीक है, और यहाँ पर जो एरिया अपने माना था ये खेतड़ी, खेतड़ी, और यहाँ पर जो अपन ने माना था ये था आबू रोड सिरोही, ये क्या था, आबू रोड सिरोही, तो आबू रोड सिरोही इसको अपने बोल सकते हैं। तो यहाँ से और यहाँ पर इसका जो मध्य भाग माना गया था ये देवगढ़। इस प्रकार ये जो भाग है ये 3 भागों में डिवाइड हो गया। तो ये मतलब है अगर अपन बात करें तो ये होगी
प्रिय अरावली। और यहाँ पर अपन बात करें तो ये हो गई मध्य अरावली, ठीक है। और ये लास्ट कौन सी होगी, ये होगी दक्षिणी अरावली। ये कौन सी होगी, दक्षिण अरावली। इस प्रकार अरावली को क्या है, 3 भागों में इसको बांटा गया। तो ये हमने जो आज पढ़ा अरावली के बारे में, ये जो विस्तार से मैंने आपको बताया दोस्तों, कल आपको ये जरूर देख करके आना है। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में मैं कल आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। और नेक्स्ट जो अरावली का पार्ट बचा है वो हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।